हेलो, वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है, पता चला है 11th कक्षा के, सिर्फ 11th कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वे बहुत स्लो स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा धीमा हो गए हैं। मुझे जहाँ तक लगा था कि 11th का बैच थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है, सिलेबस कम समय में पूरा करना होता है, तो फास्ट चलेगा। लेकिन ये लॉकडाउन, मुझे मालूम है, हाँ आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि लॉकडाउन के कारण सारी गतिविधियां शिथिल पड़ गई हैं, धीमी पड़ गई हैं, और उसी के चपेट में आप भी हैं। लेकिन फिर भी इतने कम समय में हम लोगों ने प्रथम 3 अध्याय पूर्ण कर लिया, समाप्त कर लिया। यह बहुत ही खुशी की बात है। आज इसी खुशी के साथ मैं अध्याय 4 प्राणी जगत लेकर हाजिर हूं। प्राणी जगत, प्राणी तो कौन है? आप शायद समझते होंगे, पौधों को भी इसमें शामिल करेंगे। पौधे भी प्राणी हैं, जीव हैं, लेकिन प्राणी जगत का मतलब, प्राणी मतलब जंतु समझेंगे, जंतु जगत। और जो पौधों का जो संसार है, पौधों का जो जगत है, उसे हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं, जो 3रे अध्याय में हम लोग पढ़े थे। पादप जगत, यह है प्राणी जगत, यानी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम समझेंगे, लेकिन समझने के लिए आप देखिए, इस पूरे अगर प्रकृति की बात करूं तो 10 लाख से भी अधिक प्राणियों का वर्णन हो चुका है, यानी 10 लाख से अधिक जंतुओं के बारे में चर्चा किया जा चुका है, उनकी पहचान हो चुकी है, उनके कुछ गुणों को हम पता कर लिए हैं, जान चुके हैं। कितना? 10 लाख से भी अधिक। और अभी अभी नई नई प्रजातियां खोजी भी जा रही है। पता क्या जा रहा है? क्योंकि मालूम है, इस पृथ्वी पर 84 लाख है ना, जो 84 लाख योनि मतलब जीव माने जाते हैं। अभी तो उसमें से बहुत बाकी, अभी तो पता भी नहीं चला, तो हम क्या कर सकते? अब 10 लाख जंतुओं को हम अपने डिक्शनरी में कैसे रखें? 10 लाख पेज तो बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उतना का अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने पहले अध्याय में वर्गीकरण पढ़ा है। वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण में वर्गीकरण के महत्व को हम लोगों ने जाना है। तो वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण आवश्यक है क्योंकि इतने सारे प्राणियों को हम एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते, जीवन बीत जाएगा। जीवन रहते अध्ययन करना, मान लीजिए कि 1 महीना में अध्ययन करना है सभी जंतुओं के बारे में, तो कैसे करेंगे? उनका एक ग्रुप बनाएंगे,
वर्ग बनाएंगे, परिवार बनाएंगे, और परिवार का बना कर ग्रुप में अध्ययन करेंगे, तब जाकर उतने तक हम लोग पहुंच पाएंगे। यानी वर्गीकरण आवश्यक है यदि हम और आप चाहते हैं कि सभी प्राणियों का अध्ययन कर लें। अब प्रश्न उठता है कि हम वर्गीकरण कैसे करें, क्या सोचकर करें। जैसे आप ही को कह दिया गया कि इस गांव के लोगों का वर्गीकरण कीजिए, कितने वर्ग में रखेंगे और क्या आधार लेकर वर्गीकरण करेंगे, ये तो आप जानेंगे। आप बता सकते हैं कि गांव के लोगों को कितने वर्गों में बांटेंगे। तो आप कहेंगे 2 प्रकार। कुछ लोग ऐसे जो ईमानदार हैं और कुछ लोग ऐसे जो बेईमान हैं। तो हमने ईमानदारी एक रखा ना, जिसके पास ईमानदारी है उसे ईमानदार कहा, जिसके पास ईमानदारी नहीं उसे बेईमान कहा। कुछ लोग आएंगे ना अमीर और गरीब, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है समाज का, APL BPL करके रखा है। ये क्या APL BPL क्या है? लोगों का बंटवारा ही है कि ये लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL ए से एबव पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से ऊपर जी रहा है। 2 श्रेणी बना दी। कोई ऐसा भी हो सकता है जो अलग अलग समूह बनाए। कैसे? जो बच्चे हैं किशोरावस्था, उनको बच्चों के शरीर में रख देगा। 20 से 50 साल के लोगों को युवा अवस्था में रख देगा उम्र देखकर, और 50 साल के ऊपर को वृद्धावस्था में डाल देगा। 3 वर्ग भी बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि आधार लेना पड़ेगा ना। बिना आधार पर आप किसी प्राणी को कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं? अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वर्गीकरण का आधार, कि कौन कौन से वर्गीकरण का आधार है। तो अब प्राणी जगत में हम क्या क्या लेंगे? बहुत सारी चीज हो सकते हैं। किसी का शरीर कैसा है, कितने स्तर का बना है, समिति क्या है, उसका शरीर जो है किस स्तर तक का है, उत्तक स्तर है कि अंग स्तर है कि अंग तंत्र का स्तर पर का है। शरीर के बारे में जानेंगे ना, शरीर कि ये सब क्या है, स्तर है, उसके आधार है। आधार को जानना जरूरी है। आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी हम जानते हैं कि सभी के सभी प्राणी कोशिका के बने हुए हैं। कोशिका संगठन उनका होता है, उनका शारीरिक सममिति होती है। सममिति में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सममिति क्या होता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि कहीं से भी काट दीजिए 2 आधा हो जाएगा, बराबर बराबर। और बहुत सारे जीव है कहीं से भी काटने से नहीं, कोई एक जगह ऐसा होगा जहाँ से काटेंगे तब जाकर 2 टुकड़ा बटेगा। तो टुकड़ा में विभाजित होने वाला उसको सममित कहते हैं। प्रगुहा की प्रकृति क्या होगी, पाचन तंत्र कैसा है, परिसंचरण तंत्र कैसा है, जनन तंत्र कैसा है, ये सब कुछ गुण है रे जीवधारियों का। इनके जीवधारियों के ये जो गुण है, मिलता जुलता गुण है लगभग सभी प्राणियों में।
इनका हम अध्ययन करेंगे और तब जाकर एक जैसी समानता, मतलब इनके गुणों में एक जैसा जहाँ चीज मिलेगा हम डाल देंगे, एक समूह में डाल देंगे, एक वर्ग में। इन विशेषताओं को ही वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिसमें से हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, एक वर्गीकरण का आधार है जिसको हम लोग कहते हैं संगठन के स्तर। संगठन के स्तर, देखिए संगठन के स्तर को हम लोग मुख्य रूप से कोशिकीय संगठन के स्तर को जानते हैं। कोई भी शरीर है प्राणी का, तो सबसे पहले हम लोग यह सोचें कि उसका शरीर कैसे बना हुआ है या किसी का शरीर कैसे बनता है। इस पर कभी सोचा है आपने? चलिए हम सोचते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी प्राणी हैं या जितने भी जीव हैं, चाहे पौधा हो या जंतु, खासकर हमें यहाँ पर प्राणियों के बारे में सोचना है, सभी के शरीर जो है कोशिका से बना हुआ है। सबका शरीर, लेकिन क्या सबका शरीर इस कोशिका स्तर पर का है, यानी एक कोशिका का है? तो नहीं, सबका शरीर नहीं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शरीर कोशिकीय स्तर पर है, यानी जिनका शरीर मात्र और मात्र एक ही कोशिका से चलता है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा का नाम सुना होगा, ईस्ट का नाम सुना होगा, पैरामीशियम का नाम सुना होगा आपने, है ना, क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना होगा आपने। ये सब ऐसे शरीर हैं जिनका मात्र उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाइड्रा वगैरह के बारे में सोचें, उनसे थोड़ा सा हटकर कुछ जीवों के बारे में सोचें, तो बहुत के शरीर, या देखिए कोशिकाओं का समूह मिलता है उनमें। अगर हम एक को सेल कहें, कोशिका, तो ये बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर एक साथ जब काम करती है, एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, तो इनको हम लोग उत्तक कहते हैं। और उनका शरीर कहते हैं कि उत्तक स्तर पर का है, यानी कोशिकाओं का गुच्छ मिलकर एक शरीर की रचना करते हैं। कोशिका कोशिका मिलकर सेल कहते हैं इसको, एक कोशिका को। उत्तक को हम लोग टिश्यू का नाम देते हैं। अगर हम और आगे तक चलते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे टिश्यू, टिश्यू मतलब उत्तकों का समूह, बहुत सारे उत्तक एक साथ मिलकर भी एक रचना बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनते हैं। उत्तकों के इस समूह को आप जानते हैं ऑर्गन, यानी कि अंग कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं हार्ट हमारा क्या है, अंग है। किडनी हमारा क्या है, अंग है। बहुत जीवों का, प्राणियों का शरीर जो है उत्तकों के समूह से मिलकर बनता है। अंग यानी सिर्फ उसमें कुछ अंग होंगे, लेकिन अंगों का समूह नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि उनका शरीर जो है अंग स्तर पर का है। लेकिन क्या होगा यदि ये ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाए तो किस चीज़ का निर्माण होगा? बहुत सारे ऑर्गन्स
यानी अंग अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिनको हम लोग अंग तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे अंग हैं और ये अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार श्वसन तंत्र की बात करूं, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की बात करूं, बहुत सारे तंत्र होते हैं अंग तंत्र। जैसे हम लोगों का शरीर की अगर बात करें तो हम लोगों का शरीर अंग तंत्र स्तर पर का है, अर्थात अंग तंत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। अंग अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और ये अंग तंत्र मिलकर तब जाकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं जीवधारी। जीवधारी का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जीव है, शरीर है, जीव का शरीर। तो जीव का जो शरीर है वह अलग अलग स्तर पर का हो सकता है। कोशिका स्तर पर का हो सकता है, ऊतक स्तर पर का हो सकता है, अंग स्तर पर का हो सकता है, अंग तंत्र स्तर का हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं वैसे बहुत सारे प्राणी हो सकते हैं जिनका शरीर मात्र और मात्र अंग उसमें मिलेंगे, अंग तंत्र नहीं मिलेगा, तो उनको कहेंगे कि उनका स्तर जो है वो अंग स्तर का है ना। बहुत सारे प्राणी आपको इस श्रेणी में मिल जाएंगे, ऊतक स्तर पर के मिल जाएंगे, है ना। आपके पुस्तक में जो लिखा हुआ है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, यानी बहुकोशिकीय हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हम बहुकोशिकीय हैं। और बहुत सारे जीव, जैसे अमीबा का नाम लिया, एवं एक कोशिकीय हैं। कोशिका के संख्या के आधार पर भी जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें हम जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि आता है, यूग्लिना आता है। और बहुकोशिकीय जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, आदमी, हाथी, शेर, ये सब बहुकोशिकीय हैं। लेकिन सभी एक ही प्रकार के कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सबका शरीर कोशिका का बना हुआ है, लेकिन स्तर की अगर बात करें, कोशिकीय स्तर की बात करें, तो क्या सबका स्तर एक प्रकार का होगा? नहीं होगा। जैसे कि स्पंज की बात करें, स्पंज में कोशिकाओं होते हुए ये समूह में होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं, अर्थात जो लिखा हुआ है आपके पुस्तक, कोशिकाओं के बीच हुए समूहों में, यानी कोशिकाएं समूह में मिलकर यानी ऊतक के रूप में इनके अंदर कार्य मतलब करती है। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि कोशिकीय स्तर पर अर्थात कोशिकाएं हैं और एक एक कोशिका अलग अलग कार्य करती है। कोशिकाएं समूह में कार्य नहीं करती हैं स्पंज में। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पंज जो प्राणी है बिल्कुल स्पंज रसगुल्ले की तरह होता है उसका शरीर, उसके अंदर भी वायु भरा हुआ रहता है। जब हम बात करेंगे स्पंज की तो हम बात करेंगे विशेष रूप से। तो यहाँ जो स्तर है वह कोशिकीय स्तर पर का है। ये भी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर कोशिकीय स्तर पर का है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा स्पंज। स्पंज पर आपको टिक लगाना होगा। कोशिकाओं के अंदर भी श्रम का विभाजन होता है, यानी कार्य का बंटवारा होता है। शरीर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, पाचन का कार्य होता है, श्वसन का कार्य होता है, नहीं बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर भी श्रम का बंटवारा होता है। सिलेंट्रेट एक संघ है, कोशिकाओं की व्यवस्था इसमें अधिक होती है सिलेंट्रेट में। सिलेंट्रेट प्राणियों का एक समूह है। कोशिका अपना कार्य संगठित होकर हम जानते हैं ऊतक के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन भी कहा जाता है। इससे अगर उच्च संगठन का बात करें, उच्च स्तर की बात करें, तो संगठन जो प्लेटी हेलमेंट्स में मिलेगा
प्लेटीहेल्मिन्थ, जिसमें कुछ कृमि आते हैं। उच्च संघों में भी पाया जाता है, जिसमें उत्तक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। तो क्या कहा जाएगा उनमें? अंगतंत्र, है ना। और उत्तक संगठित होगा प्रत्येक अंग, और अंग अब अलग अलग कार्य करेगा, विशेष कार्य करेगा अंग। प्राणी की अगर बात करें, ऑर्थोपोडा, मोलस्क की बात करें, काइनोडर्मेटा की बात करें, रज्जुकी की बात करें, तो ये सभी एक साथ संगठित होकर अलग अलग अंग हैं, लेकिन अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक तंत्र, और प्रत्येक तंत्र जैसे पाचन तंत्र का बात किया हमने, श्वसन तंत्र का बात किया हमने, तंत्रिका तंत्र का बात किया हमने, परिसंचरण तंत्र का बात किया हमने। बहुत सारे तंत्र हैं और ये तंत्र मिलकर एक जीवधारी का निर्माण करते हैं। तो इनका स्तर क्या कहा जाएगा? अंग तंत्र का। जैसे मनुष्य भी है, मनुष्य जो है वह अंग तंत्र का संगठन पाया जाता है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है अलग अलग अंग तंत्र मिल जाएंगे आपको। विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण हो सकता है। पाचन पूर्ण और अपूर्ण कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में जरा समझें। जैसे पाचन जैसे हम लोगों के अंदर है, तो हम लोगों को आहार ग्रहण करने का एक अलग छिद्र है और अपचित भोजन निकलने का अलग छिद्र है, इसे मल द्वार कहते हैं। तो एक शुरुआत में ओपनिंग छिद्र है और एक लास्ट में ओपनिंग छिद्र है, तो इसे पूर्ण पाचन कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनका एक ही छिद्र है, उसी से भोजन ग्रहण भी करते हैं और उसी छिद्र से अपचित भोजन को बाहर भी निकालते हैं, है ना। इनका मुख भी वही है और गुद्दा द्वार भी वही है, गुद्दा भी वही है। तो इस प्रकार का जिसमें पाया जाए, जिसमें एक ही छिद्र होता है, इसको अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं, और जिसमें दो छिद्र होते हैं उसको पूर्ण पाचन। आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही वाह द्वार होता है जो मुख तथा गुद्दा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ, जैसे हमने बात किया, कुछ कृमियों का बात किया। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुद्दा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। तंत्र है, लेकिन तंत्र ये पूर्ण और अपूर्ण भी हो सकता है। जैसे अभी हमने पाचन तंत्र का बात किया। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र, तब परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का पाया जाता है। एक को हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं और दूसरे को हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दो प्रकार के होते हैं। अब दोनों का खुला परिसंचरण तंत्र कैसा हो सकता है और बंद परिसंचरण तंत्र कैसा हो सकता है। बंद का मतलब तो समझते हैं ना कि बंद, अब डब्बा में बंद नहीं, बोरी में बंद नहीं। परिसंचरण तंत्र पहले है क्या? एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू जो कहा जाता है, वो पूरे शरीर में दौड़ता है। अब पूरे शरीर में दो तरीके से दौड़ता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोगों में देखते हैं कि ब्लड रन करता है तो ऐसे ही शरीर में नहीं रन करता है। कि हम लोगों के अंदर पाइप है, नलियां हैं बहुत सारी, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। रक्त की नलिकाएं हैं, रक्त का पाइप है, नस है ना, नस में ना रक्त, ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, चारों तरफ हार्ट पंप करता है। जब बंद पाइप के अंदर जो है यह ब्लड चारों तरफ रन करता है तो इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। और ऐसे ही मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी है और ये पूरा कमरा एक शरीर है। एक बाल्टी पानी को हमने इसी तरह ढार दिया, जहाँ जहाँ खाल है वहाँ वहाँ चला गया, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पानी चला गया। उसी तरह तिल चट्टा में होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है।
उसके अंदर जो है तेलचट्टा के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, रक्त की नलियाँ नहीं होती हैं। इसी तरह ब्लड चारों तरफ बस फैला हुआ है, ब्लड के अंदर ही बहुत सारे अंग इसी तरह हैं, वो इसके कार्य करते हैं, हार्ट वगैरह भी होते हैं, उसी तरह कार्य करते हैं। यानी उसमें की ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो परिसंचरण तंत्र जो हो सकते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। आप समझ गए होंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होते, बस सीधा क्या होगा कि रक्त का प्रवाह जो होगा, बहाव होगा, वह हृदय से सीधे भेज दिया जाता है जहाँ जहाँ जरूरत है, कोशिका में, ऊतक में, अंगों में भेज दिए जाएंगे और रक्त में ही वो अंग जो है डूबे हुए रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करूं तो रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स, मोटा कहीं पतला, जरूरत के हिसाब से बदलते जाता है और चला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में धमनी होता है, सीरा होता है, रक्त केशिकाएं होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। इनके अंदर जो है ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। हमने बेसिक में पढ़ा है कि ब्लड के कितने कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि वर्गीकरण का स्तर क्या हो सकता है, वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है। वर्गीकरण का आधार में पहला आधार हमने क्या जाना? संगठन के स्तर। अब हम लोग दूसरा जानेंगे सममिति। देखिए सममिति बहुत आसान सा चीज है समझना, लेकिन बहुत लोगों को भारी लगता है। बहुत आसान है, 9th-10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत छोटे क्लासों में इसका अध्ययन आपने किया है। सममिति को हम लोग सिमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। संसार के वस्तुओं को अगर हम बात करें तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग सिमेट्रिकल और दूसरे को हम लोग असिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। सिमेट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं, काट कर किसी भी चीज को काट दीजिए, लेकिन ऐसे काटिए जो बिल्कुल 2 बराबर भाग में बट जाए, 2 बराबर भाग में बट जाए। सबको नहीं काट सकते हैं। क्या इस पेन को, मार्कर को काट सकते हैं? ऐसे जगह पर कहीं से भी काट दीजिए कि 2 बराबर टुकड़ा हो जाए इसका, ऐसे या ऐसे, किसी भी तरह से आप काट कर देख लीजिए, इसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते। आसानी से समझने के लिए चलिए हम ABCD को देखते हैं। बहुत सारे अक्षर लिखते हैं, A B C D E F G। मान लीजिए कि यही जीव हैं, प्राणी हैं, और इनको काटना है। काटिए। क्या A को काट सकते हैं? बिल्कुल A को काट सकते हैं। अगर A ऐसे लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिकल हो सकता है। कैसे? ऐसे अगर काट देंगे 2 बराबर आधा आधा में बढ़ जाएगा, बिल्कुल आधा आधा में, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल। C जो है अगर ऐसे लिखा हुआ है C, इसको भी काट सकते हैं। B को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि B में ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। आप अगर ऐसे काटेंगे तो नहीं कटेगा, ऐसे भी काटेंगे नहीं कटेगा, आधा आधा में, तो इसको असिमेट्रिकल कहेंगे। D जो है आप इसे काट सकते हैं 2 बराबर हिस्सों में, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। E भी है, E को भी आप काट सकते हैं, F को नहीं काट सकते हैं, G को नहीं काट सकते हैं, तो ये असिमेट्रिकल हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्राणी यानी जंतु भी अगर एक तरह से देखें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। अमीबा के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसका आकार निश्चित होता ही नहीं,
उसका जो बाउंड्री लाइन होता है वो तो झिल्ली का दार होता है, झिल्ली का बना होता है, कभी भी अपना आकार बदलते जाता है, इसीलिए उसको अनियमित आकार का जीव कहा जाता है, वो असिमेट्रिकल होता है। हम लोगों के शरीर की अगर बात कर लें, अगर बाल छिलवा लूँ मैं, अगर ऐसे नहीं कर रखूँ तब बिल्कुल आधा आधा ऐसे काट सकते हैं। शर्ट को हटा दूँ, नहीं तो शर्ट पे भी फिर इधर पॉकेट आएगा, काटेंगे तो एक तरफ पॉकेट नहीं आएगा। मनुष्य भी सिमेट्रिकल है, एक तरफ से काट देते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हो सकते हैं जिनको हम लोग जो है कहीं से भी काट दें कट जाएंगे, कहीं से भी काटेंगे कट देंगे। जैसे हाइड्रा की अगर बात करूं, है ना, या इस प्रकार का आकृति कोई जीव है एकदम गोल है बढ़िया से, तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी। केंद्र से होकर व्यास नुमा अगर कहीं से भी काटेंगे तो ये कट जाएगा। और कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि ए ही हमारा है, इसे आप कहीं से भी नहीं काट सकते हैं। इसको जब काटना होगा तो ऐसे ही काटना होगा। दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सममितीय आकृति है, लेकिन दोनों में भी अंतर है। क्या अंतर है कि एक को हम लोग एक ही तरह से काट सकते हैं। सममिति भी दो प्रकार का होता है। पहले असममिति समझ में आया होगा, असिमेट्रिकल उसको कहते हैं असममिति। और दूसरा सममिति अगर है तो कैसा सममिति है, और ये सममिति है या द्विपार्श्व सममिति है। दो प्रकार का सममिति पाया जाता है, एक अरीय और दूसरा द्विपार्श्व। तो इसको कहते हैं अरीय। अरीय मतलब इसको कहीं से भी आप काट दें तो आराम से ये कट जाएंगे। द्विपार्श्व, पार्श्व मतलब अगल और बगल। एक ही रेखा ऐसी होगी कि जब उनको काटेंगे तो द्विपार्श्व में आएंगे, यानी दो हिस्से होंगे, अलग अलग टुकड़े होंगे। तो इसको क्या कहेंगे, द्विपार्श्व सममिति, है ना। इसी बात को आपके पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्राणी को सममिति के आधार पर दो भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज, जिसका आकृति नियमित नहीं होता है, कहीं से भी सिकुड़ सकता है, रसगुल्ले की तरह मैं बताया था, वो असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में, एक ही प्रकार के भागों में विभाजित करती है तो उसे अरीय कहते हैं। जैसे ये है, किसी भी केंद्रीय अक्ष, यानी ऐसा अक्ष जो केंद्र से होकर जाता है, तो इसको अरीय अक्ष। सेलेंट्रेट, टीनाफोर तथा एकाइनोडर्मेटा, ये संघ है प्राणी जगत के। इनके अलग अलग जंतुओं प्राणियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी याद रखिए कि सिलेंट्रेट हो गए, टीनाफोर हो गए और एकाइनोडर्मेटा हो गए। इनकी आकृति को अरीय आकृति कहा जाता है, क्योंकि किसी भी केंद्रीय अक्ष से अगर इसको काटा जाए तो ये कट सकते हैं। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एनेलिडा की बात करें, ऑर्थोपोडा केकड़ा की बात करें, तो इसमें एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो है दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है, बाएं और दाएं। तो ऐसे को हम लोग द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, है ना। तो सममिति के आधार पर भी जीवों को वर्गीकरण किया जा सकता है। क्लियर। अब एक वर्गीकरण का आधार, तीसरा आधार है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा जो आधार है उसको हम लोग कहते हैं द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, समझें। डिप्लो मतलब दो और ट्रिप्लो मतलब तीन, और प्लास्टिक भ्रूण से जुड़ा हुआ है। शुरुआत जब किसी जीव की होती है तो भ्रूण से होती है, उस समय की बात है। बहुत सारे जीव हैं
जिनका शरीर में मात्र 2 अस्तर होते हैं, 2 अस्तर, आप समझ सकते हैं। ऐसे ये एक बाहरी अस्तर हो गया और एक आंतरिक अस्तर हो गया। इसमें सब कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह है, और ये भी कोशिकाओं का क्या है, समूह है। मतलब एक जो शरीर है वह बाहरी त्वचा से ढका हुआ है और उसके अंदर भी एक त्वचा जो है, अंदर कोशिकाओं का स्तर मिलता है, बस 2 ही स्तर मिलेगा। इस प्रकार के शरीर को द्विकोरिक कहते हैं। लेकिन अगर देख, और एक और चीज यहीं पर समझिए, बाहरी जो त्वचा होती है इसको एक्टोडर्म कहते हैं। ऐसे भी आप जान लीजिए कि डर्म मतलब होता है त्वचा और एक्टो मतलब बाहरी त्वचा है, और अंदर वाले को हम लोग इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। इंडोडर्म का मतलब आंतरिक, इंडो मतलब आंतरिक और डर्म मतलब त्वचा, आंतरिक त्वचा। तो जब 2 त्वचा होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विकोरिक। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये इसका उदाहरण अगर लेना चाहें आप तो सिलेंट्रेटा का ले सकते हैं। सिलेंट्रेटा में ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर मात्र और 2 ही स्तर का बना होता है। लेकिन अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करें, कॉर्डेटा की अगर बात करें, प्लैटीहेल्मिन्थ, कॉर्डेटा, तो इनके बीच एक और मेसोग्लिया, ये जो स्ट्रक्चर आप अंदर में, अगर एक और कोशिका का स्तर मिल जाए बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, इस स्तर को हम लोग एक्चुअली कहते हैं मेसोग्लिया। इसी मेसोग्लिया को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं मेसोडर्म। मेसो मतलब बीच और डर्म मतलब त्वचा, मतलब बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा, इन दोनों के बीच में भी अगर कोशिकाओं का समूह मिल जाता है तो उस जीव को हम लोग कहेंगे कि वो त्रिकोरिक जीव है। यानी उसके अंदर 3 प्रकार का उत्तक कोशिकाओं का स्तर मिलता है, त्रिकोरिक। इसका उदाहरण प्लैटीहेल्मिन्थ्स हमने बताया, कॉर्डेटा, हम लोग भी इसी में आ जाते हैं। हम लोगों के शरीर में जैसे आम का गुठली आप देख लीजिए या आम देख लीजिए, आम का जो हरा वाला कवच जो आप छिलका कहते हैं वह एक्टोडर्म है, पीला वाला भाग जिसको हम लोग खाते हैं वह मेसोडर्म है, और आठी जो अंदर है वो इंडोडर्म है। 3 स्तर मिलता है। हम लोगों के शरीर में भी बाहरी त्वचा एक्टोडर्म हो गया, इसके नीचे जाएंगे तो मांसपेशी मिलेगा, है ना, वो जो होता है वो मेसोडर्म, और हड्डी वाला जो संरचना जो मिलता है अंदर और उसके अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोडर्म। मांसपेशी मेसोडर्म, अंदर वाला हड्डी का वाला स्ट्रक्चर इंडोडर्म। तो हम लोगों के अंदर भी त्रिकोरिक संरचना है, हम लोग त्रिकोरिक में आते हैं कॉर्डेटा में, है। तो इस प्रकार का ये भी जो है वर्गीकरण का आधार है। इस आधार पर भी हम जीवों को अलग अलग बांटकर समूहन कर सकते हैं, है ना। एक चौथे हम वर्गीकरण के आधार की बात करेंगे, जिसको हम लोग प्रगुहा कहते हैं। प्रगुहा को हम लोग इंग्लिश में सीलोम कहते हैं। सीलोम का स्पेलिंग होता है SEOE होता है इसमें, SOELOM, सीलोम होता है। ये सीलोम क्या होता है इसको समझेंगे। सीलोम के आधार पर जीवधारियों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रगुह्य, कूटगुहिक और अगुह्य। ये क्या होता है प्रगुह्य? हम लोग अगर आपको अपने भाषा में समझाऊं, ठीक है, तो हम लोगों का जो शरीर है उसमें बहुत सारे अंग हैं, और ये अंग सीलोम
ऐसे ही हम लोग कहते हैं वास्तविक गुहा को। जैसे हम लोगों का जो अंग है वह अंग देखिएगा, जैसे हार्ट है तो अपना एक गुहा है ना, पेरिकार्डियम गुहा है। मस्तिष्क है तो उसका भी एक अपना गुहा है। पेट के अंदर स्टोमक है तो उसका भी अपना एक गुहा है। सिलो क्या होता है कि इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म की कोशिकाएं हैं, और अंदर इंडोडर्म है और ये मीजोडर्म है। जब रियल में मीजोडर्म के अंदर स्पेस है और इस स्पेस में अंग लटके हुए हैं, अंग सजे हुए हैं, तो इसको प्रगुहा कहा जाता है। प्रगुहीय स्ट्रक्चर स्तर कहते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये इक्टोडर्म, ये इंडोडर्म, और कहीं यहाँ पर अंग है, कहीं यहाँ पर है, छितराए उतराए कुछ ऊतक पाए जाते हैं। लगता है कि ये भी जो है प्रगुह्य है, लेकिन ये प्रगुह्य नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कूट प्रगुह्य, कूट प्रगुह्य। और अप्रगुह्य भी हो सकता है, यानी इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां अंग लगे, अंग होते ही नहीं, जैसे प्लेटीहेल्मंथ्स। ऐसे जीव भी हो सकते हैं जिनके अंदर गुहा नाम का चीज नहीं है, कैविटी नहीं है, खाली स्थान, रिक्त स्थान है, होता ही नहीं है, उनके अंदर अंग रिक्त स्थान में सजे ही नहीं होते हैं, उनको हम लोग अप्रगुह्य कह सकते हैं, है ना। आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति। शरीर भित्ति शरीर का जो अपनी बाहरी त्वचा है, और आहार नाल आंतरिक अंदर है ना। तो आहार नाल और बाहरी त्वचा के बीच, जैसे हम लोगों के अंदर छाती है, चेस्ट है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, अगर इनके बीच अगर अंग है तो हम लोग प्रगुह्य कहेंगे। खाली स्थान, रिक्त स्थान है कि नहीं है। मीजोडर्म, जिसको हम लोग मध्य त्वचा कहते हैं, से आच्छादित शरीर गुहा को ही देह गुहा यानी प्रगुहा कहते हैं। मीजोडर्म जिसमें होगा, मध्य त्वचा से आच्छादित अगर शरीर गुहा है, यानी आंतरिक त्वचा तो है ही, अंग है, और अंग के बाद मध्य त्वचा मिले और मध्य त्वचा के बाद बाहरी त्वचा मिले, और अंग के अंदर जो है आंतरिक त्वचा मिले, तो इसको प्रगुहा कहते हैं। तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे आपके एनेलिडा दिया है, मोलस्क दिया, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा, यानी हम लोग भी है, हम लोग प्रगुही हैं, अभी मैंने बताया। कुछ प्राणियों में क्या हो सकता है कि अंग जो होते हैं, यह या गुहा की बात करेंगे, यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होता है, यानी गुहा तो होगा लेकिन गुहा के बाद मीजोडर्म नहीं मिलेगा, है ना, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच क्या होता है कि बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। अलग अलग थैली है, थोड़ा थोड़ा स्थान मिलेगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा स्थान मिलेगा इधर उधर। अंग के बाद आपको मध्य त्वचा नहीं मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कूट गुहिक कहते हैं, जैसे हम लोग एस्केलमेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है, पाई नहीं जाएगी, बीच में रिक्त स्थान नहीं मिलेगा जिसमें अंग वगैरह होंगे, उनको हम लोग अगुह्य कहते हैं। जैसे हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, प्लेटीहेल्मंथ्स हैं, उसको हम लोग अगुह्य कहते हैं। पांचवा एक और वर्गीकरण का आधार है
जिसको हम लोग खंडी भवन कहते हैं। खंडी भवन, इसको हम लोग सेगमेंटेशन कर सकते हैं। क्या होता है सेगमेंटेशन में? समझिए सेगमेंटेशन में क्या होता है। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित है। जैसे आपने केचुआ को देखा है, केचुआ का शरीर या जोंक वगैरह का देखेंगे, जब ये शरीर है लंबा तो अलग अलग खंड खंड ऐसा लगता है कि उनका शरीर बहुत सारे खंडों में मतलब टुकड़ा में सजा हुआ है। और बहुत सारे जीवों में ये खंड नहीं भी हो सकता है, अलग अलग भागों में विभाजित नहीं भी हो सकता है। तो श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिन्हें हम लोग, जिनमें कुछ एक क्रमिक पुनरावृत्ति भी होती है, मतलब एक ही प्रकार का खंड दूसरे बार में भी होती है। इस प्रक्रिया को ही खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ का शरीर हमने बताया विभक्त होता है, अलग अलग विखंडित होता है। इनको हम लोग विखंडा अवस्था भी कहते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे जीवों में ऐसा चीज नहीं मिलता है। तो इस आधार पर भी प्राणियों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। लास्ट जो हमारा आधार है, जिसके आधार पर प्राणियों को हम बांटेंगे और वर्गीकरण करेंगे, वह है पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु, रज्जु मतलब क्या होता है? रज्जु मतलब रस्सी होता है, रोप, रस्सी। और पृष्ठ मतलब होता है पीठ। हमारे शरीर का ये जो पीठ है, पीठ के पीछे जो है रज्जु मिलता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी अब तो विकसित हो गई है वर्टिब्रल कॉलम के रूप में, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे मिलेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी एक सिर्फ एक रॉड के समान मिलती है, जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। हम लोगों में भी होता है भ्रूण की अवस्था में, और मछलियों में भी मिलता है एकदम रॉड के समान, एक खंड खंड टुकड़ा नहीं मिलेगा। हम लोगों में तो 33 वर्टिब्री से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम, उनके अंदर एक रॉड के समान मिलेगा। बहुत सारे जीवों में यह नहीं मिलता है, जिसको पृष्ठ रज्जु के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। मध्य त्वचा या मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। ये मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पृष्ठ रज्जु होती है, जो छड़ के समान पीठ की हड्डी, वह किसका भाग है? इक्टोडर्म का कि इंडोडर्म का कि मेसोडर्म का? तो यह आप जान लीजिए कि मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में ही बनती है। परिवर्धन विकास यानी जब भ्रूण में होते हैं उसी समय यह विकसित होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को क्या कहेंगे आप? रज्जुकी, कॉर्डेट या कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी, यानी ऐसे प्राणी जिनमें कि यह पृष्ठ रज्जु नहीं पाए जाते हैं, उनको अरज्जुकी यानी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। यानी प्राणियों को हम लोग दो भागों में इस रज्जु को देखकर भी कर सकते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, रज्जुकी और अरज्जुकी। तो जब हम प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग सम देखेंगे, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा इत्यादि को हम लोग जब देखेंगे, तो जब उसके शरीर का वर्गीकरण करेंगे तो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उसका शरीर द्विकोरिक है, खंडी भवन युक्त होता है, या पृष्ठ रज्जु है, प्रगुहा है, प्रगुहा में कौन सा है, कुटगुहिका है कि प्रगुही है, अप्रगुही है, उसका शरीर के अंदर का जो कोशिकीय संगठन है वह किस स्तर पर का है, कोशिकीय स्तर पर का है कि उत्तक स्तर पर का है, ये सब हम लोग स्तर देखेंगे। ये इन सभी चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। सो पहला क्लास आज है यह चौथे चैप्टर का, इसीलिए हमने वर्गीकरण का आधार सबसे पहले समझाया। अब कल के डेट से हम लोग जो है अलग अलग सम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। कल हम लोग अलग अलग सम देखेंगे। क्लास कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।